evening, everyone. Am I audible? Good evening, all. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. So let's get started with today's classes. Okay. Now, so in today's class, quickly, I'll tell you that we are about to do a very important topic, okay, which you all need to work upon, because that is one thing which you need to implement while participating in the campus placements. Okay. आप सभी फ्यूचर में किसी ना किसी इंटरव्यू में बैठने वाले हो, कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठने वाले हो, ठीक है. So you will be needing that one thing which will be a ticket, you know, to participate in a job interview, and that ticket is called as your resume. Okay. आज हम resume making पे बात करेंगे. बहुत important topic है. मैंने आई थिंक आप सब लोगों से कल कहा भी था कि अपने अपने resume लेकर बैठिएगा, so that you know जो भी चीजें मैं बताती जा रही हूँ वो आप अपने resume में नोट डाउन करते जाओ. So आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि क्या गलतियां आपने अपने रेज्यूमे में की हैं. ठीक है. So I think Sunny has to say something. Sunny बोलिए. You're raising hand. गुड इवनिंग मैम. Good evening. मैम एक्चुअली हम कोर्स को रजिस्टर नहीं किए मैम. हम व्हाट्सएप के थ्रू मतलब लिंक के थ्रू मतलब ज्वाइन होते रोज क्लास की है मैम. अच्छा ठीक है. सनी ये क्वेरी आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, बिकॉज मेरा काम सिर्फ क्लासेस लेना है एंड मेरा इससे एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है. आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट आई विल कम्युनिकेट दिस टू द टीम जो ये सब हैंडल करती है. ठीक है. सो आप एक व्हाट्सएप पे एटलीस्ट अपनी क्वेरी डाल देना जो भी ग्रुप है आपका. फाइन. थैंक यू. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम रेज्यूमे मेकिंग पे बात करेंगे. तो आप लोग मुझे ये बताइए कि सबसे पहले रेज्यूमे होता क्या है आपके हिसाब से. रेज्यूमे क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? एनीबडी कैन आंसर. रेज्यूमे आपके हिसाब से क्या है? आप कैसे डिफाइन करोगे रेज्यूमे को? come on, I need people to speak up. Anybody can speak. मैम Yeah, एक fine. ब्रीफ क्वालिफिकेशंस का डिस्क्रिप्शन होता है. ओके. क्वालिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन होता है, बिल्कुल सही बोला. एंड और क्या होता है रेज्यूमे? पीपल आर A brief introduction of your qualification and use. ओके. करेक्ट. एंड रेज्यूमे में हम क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं? क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं उस डॉक्यूमेंट? एक्सपीरियंस. ओके. एंड Qualifications, क्वालिफिकेशंस, क्या स्किल्स, achievement? career objective. क्या अचीवमेंट है? वेरी गुड. ठीक है. ओके. सो आज पहले हम समझेंगे कि रेज्यूमे और सीवी जिसको हम कहते हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीवी और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है. तो वो मैं चीजें आपको बताऊंगी. ठीक है. और रेज्यूमे आपको कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें आपको मॉडिफाई करनी होगी, क्योंकि सारी कंपनीज में आप एक जैसा रेज्यूमे नहीं चला सकते. ये आप सबको समझना पड़ेगा कि एक ही रेज्यूमे अगर आपने बनाया है अभी तक तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी. ओके. बिकॉज इफ यू विल बी सिटिंग इन मल्टीपल कंपनीज, एवरी कंपनी हैज देयर ओन स्किल सेट. ओके. हर कंपनी का अपना एक अलग फोकस होता है, तो आपको उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे को टेलर करना पड़ता है या बनाना पड़ता है. ठीक है. तो अब मैं स्लाइड खोलूंगी, आप लोग बहुत ध्यान से स्लाइड्स देखते जाइएगा. एंड जो भी डाउट हो, जब मैं आपसे पूछूंगी डाउट पूछिए, तभी पूछिएगा चैट बॉक्स में, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा. ओके. नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल. लेट मी नो वंस द पीपीटी इज विजिबल. ऑलराइट. So I hope it is visible. Yes or no? Yes, is Yes, the ma'am. ठीक है. Okay. So now starting with the resume writing, basically it's like it opens the door of opportunities for you, क्योंकि आपसे पहले आपका रेज्यूमे एचआर के सामने जाता है. कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम अपना रेज्यूमे मेल करते हैं एचआर को, या फिर कैंपस प्लेसमेंट में भी जब कॉलेज में जो आपके टीपीओस होते हैं वो आपसे आपका रेज्यूमे मांगते हैं. तो आप ये चीज समझिए कि आपके प्रेजेंस से पहले आपके रेज्यूमे की प्रेजेंस बनती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच दिस रेज्यूमे इज इम्पोर्टेंट. व्हाई?
बिकॉज आप नहीं पहुंच रहे एचआर के सामने, बट आपका रेज्यूमे आपसे पहले पहुंच रहा है. तो मेक श्योर दैट इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट अबाउट योर वर्क प्रोफाइल और योर जॉब प्रोफाइल. ओके, जैसे मैंने येलो में हाईलाइट करके स्पेशली लिखा हुआ है कि रेज्यूमे इज योर टिकट टू अ चांस इन ऑर्डर टू फुलफिल योर करियर. आपके करियर को फुलफिल करने के लिए ये एक टिकट है, एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नाउ बेसिकली जैसे सामने लिखा हुआ है कि इट इज टिपिकली अ शॉर्ट एंड क्विक वे फॉर अ जॉब सीकर टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर. तो पोटेंशियल एम्प्लॉयर कौन है यहाँ पे? पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपके कंपनी के एचआरस हैं जो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, और आप क्या हैं? आप एक जॉब सीकर है. तो आपके लिए सबसे कम समय में इम्पैक्ट डालने वाली चीज क्या है? रेज्यूमे है. ठीक है, एंड इट इज सबमिटिंग टू हायरिंग मैनेजर अलोंग विद द कवर लेटर. अब एक चीज और है कि रेज्यूमे के साथ कभी कभार कवर लेटर भी भेजा जाता है. मोस्टली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने रेज्यूमे के साथ अपना कवर लेटर भी भेजते हैं. आई नो अभी तक आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं. बट आज की क्लास में पहले तो हम रेज्यूमे मेकिंग पे वर्किंग करेंगे, एंड कल इसी को कंटिन्यू करते हुए हम कवर लेटर पे भी बात करेंगे. ठीक है, तो आज हम सिर्फ रेज्यूमे मेकिंग पे बात कर रहे हैं. नाउ मूविंग अहेड, let's see what is the next slide. Now basically the difference between CV and resume. तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सीवी और रेज्यूमे में क्या फर्क होता है. ठीक है, बट उससे पहले मुझे ये बताइए कि सीवी का फुल फॉर्म क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि सीवी का फुल फॉर्म क्या है? करिकुलम वाइटे. ओके, ये किसने आंसर दिया? मैम करिकुलम विटाई. इसका सही प्रोनाउंसिएशन बताइए. कोई मुझे सही प्रोनाउंसिएशन बताइए. दो लोगों ने बोला और दोनों ने गलत बोला प्रोनाउंसिएशन. मैम करिकुलम विटाई. No. Can somebody tell me मैम what? करिकुलम विटे. It's curriculum vitae. Okay, it's curriculum and curriculum बोलते हैं. Okay, curriculum. It's curriculum vitae. So basically CV और resume में जो बेसिक डिफरेंस है वो तो आपके सामने ही लिखा हुआ है कि एक्चुअली में दोनों एक ही चीजें होती हैं. बट जो अमेरिकन होते हैं वो रेज्यूमे कहते हैं उस डॉक्यूमेंट को जो बायोडेटा होता है, और जो यूरोपियंस होते हैं वो उसको सीवी कहते हैं. ठीक है, तो है वो एक ही चीज, बताती वो हमारे करियर के बारे में ही है. दोनों डॉक्यूमेंट हमारे करियर के बारे में बताते हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस है जो आगे की स्लाइड्स में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है. पहले तो ये समझ लीजिए कि दोनों सेम चीजें ही हैं. ओके, सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियंस उसे क्या कहते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है. नाउ मूविंग अहेड, रेज्यूमे आपका क्या होता है? रेज्यूमे इज अ समरी ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? अब आपके रेज्यूमे में एक हेडिंग आपने देखी होगी, आप लोग जहाँ पे अपनी पढ़ाई के बारे में मेंशन करते होंगे, जहाँ पे आपने 10th 12th और अपने ग्रेजुएशन के बारे में लिखा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली उसमें हम अपनी समरी में ये चीज लिखते हैं. और वो कैसे लिखी जाती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आपके रेज्यूमे में आपने एक ऑर्डर में लिखा होगा, वो ऑर्डर मुझे बताइए क्या लिखा है आपने. बीटेक, मान लीजिए आपने बीटेक किया है 10th और 12th, तो आप कैसे लिखोगे बताइए मुझे. मैम बीटेक को पहले लिखेंगे, फिर 10th, फिर 12th, फिर 10th, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ओके, सो आई थिंक शी स्पोक एब्सोल्युटली राइट कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम फॉलो करते हैं. दैट मीन्स हमारी जो करंट डिग्री होती है, लेटेस्ट डिग्री होती है, वो हम सबसे पहले लिखते हैं. तो आप सब लोग, अगर आपके सामने आपका रिज्यूमे है इस समय, तो प्लीज उसमें करेक्शन कर लीजिएगा कि सबसे पहले आपको अपना बीटेक या डिप्लोमा या एमबीए जो आप कर रहे हैं वो लिखना है. फिर उसके बाद क्या आएगा? एमबीए वालों के लिए उसके बाद ग्रेजुएशन आएगा, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन भी कहीं ना कहीं से किया होगा, सो दे नीड टू मेंशन दैट. और जो बीटेक वाले हैं और डिप्लोमा वाले हैं, अकॉर्डिंगली वो 12th और लास्ट में 10th का लिख सकते हैं. ठीक है, अब उसमें चीजें क्या क्या आपको मेंशन करनी होती है? कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, एंड आपका परसेंटेज अभी तक का जो करंट में परसेंटेज चल रहा है. कई बच्चे होते हैं जो अपना परसेंटेज नहीं लिखते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको परसेंटेज लिखना ही है. बट मेरा एक सजेशन है कि जिन भी स्टूडेंट्स के परसेंटेज अच्छे हैं
वो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका 50% है या फिर 60% है, जो उनको लगता है कि उन्हें एम्बैरेसमेंट हो रहा है दिखाने में एचआर को, तो देन डोंट राइट, डोंट वरी अबाउट इट। इससे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा आपके इंटरव्यू में, क्योंकि इन दी एंड अगर एचआर को पूछना है तो वो आपसे सामने ही पूछ लेंगे। तो अगर आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है तो उसको मेंशन मत करिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इट सेज कि रेज्यूमे में आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा जाता है। मींस आपने अभी तक क्या क्या टेक्निकल स्किल्स गेन किए हैं। तो एक हेडिंग होती है आपके रेज्यूमे में जिसमें हम लिखते हैं टेक्निकल स्किल्स। और टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या आएगा, मे बी आपने पाइथन पढ़ी है, C++ पढ़ी है, जावा पढ़ी है, ठीक है, ऑटो कैड पे काम किया हुआ है, तो ये सारी आपकी क्या है, स्किल्स है। ओके, एंड एक्सपीरियंस में आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आप सब फ्रेशर हो, अभी तक आपको शायद ही कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी वर्किंग पर्टिकुलर उसका, ठीक है, हो सकता है MBA वालों ने कहीं ना कहीं काम किया होगा, बट बीटेक और डिप्लोमा तो एक ऐसी चीज है कि आपने पढ़ाई की होगी अभी तक। तो आप एक्सपीरियंस ना लिख के आप ये लिख सकते हैं कि आपने कहीं से इंटर्नशिप किया, कोई प्रोजेक्ट किया है, तो दैट यू कैन मेंशन इंस्टेड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो वो आप पूछते जाइएगा, डोंट वरी। ओके, नाउ the next one is basically it highlights your objective and accomplishment। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका एम क्या है लाइफ में, आपने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हैं आप, सो वो आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना होता है। जनरली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सबसे ऊपर होता है आपके रेज्यूमे में। जैसे ही आपने अपना नेम, एड्रेस और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डाला होता है और आपकी फोटोग्राफ होती है राइट हैंड साइड पे, उसके जस्ट नीचे सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव। तो आप में से जितने लोगों ने भी अपना ऑब्जेक्टिव लिखा है, बहुत केयरफुल रहिएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप जस्ट कुछ भी कॉपी पेस्ट करके नहीं लिख सकते। ये स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा सा एक नेगेटिव है कि वो गूगल से देख के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपका जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी पैशन है जो आप करना चाहते हो लाइफ में, आपको ऑब्जेक्टिव उसी से रिलेटेड लिखना चाहिए। आप एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है कि अगर 50 बच्चा किसी इंटरव्यू में बैठ रहा है तो उन 50 का ऑब्जेक्टिव एक जैसा होगा। आप खुद सोचिए कि एचआर कितना इरिटेटेड हो जाएगा अगर उसको 50 के 50 ऑब्जेक्टिव एक जैसे दिखे, स्किल्स भी एक जैसे दिखे। तो दैट प्रूव्स कि ये जो कैंडिडेट है ये अपने आप को फेक कर रहा है, इसके अंदर कुछ जेन्युइन इसने सीखा ही नहीं है आज तक, राइट। द नेक्स्ट वन इज एकम्प्लिशमेंट। एकम्प्लिशमेंट क्या होता है, एकम्प्लिशमेंट इज ऑल अबाउट आपने क्या क्या चीजें आज तक सक्सेसफुली की हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी आपकी समर ट्रेनिंग आपने कहीं से की होगी, तो वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, तो वो आपका क्या है, एकम्प्लिशमेंट है, आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो एकम्प्लिशमेंट में आप कोई भी चीज लिख सकते हो जो आपने सक्सेसफुली की है, कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई कोर्स किया है, कोई वर्कशॉप की है, ये सब आपके एकम्प्लिशमेंट है। या फिर आपने कुछ बहुत बड़ा जीता है कहीं पे किसी कंपटीशन में, सो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रेज्यूमे इज बेसिकली, रेज्यूमे का पर्पस ही होता है कि आपको इंटरव्यू का कॉल आए, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। द नेक्स्ट वन इज अ रेज्यूमे शुड रिफ्लेक्ट मोर देन जस्ट वर्क एक्सपीरियंस। आपका वो सिर्फ इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट ही ना दिखाए, आपके बारे में बताए कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। दैट मीन्स आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी हॉबीज, आपने क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एरियाज क्या लिखे हुए हैं, ये भी बहुत मैटर करता है रेज्यूमे में। सो वो भी आपको केयरफुली लिखना होगा। ठीक है, द लास्ट वन इज इट शुड कंसिडर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एंड लीडरशिप क्वालिटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर दो हेडिंग्स होती हैं रेज्यूमे में, जिसमें कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर आपका कल्चर और डांस, म्यूजिक या किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड होता है, जो कि नॉन टेक्निकल है। लेकिन को करिकुलर क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है जो आपने पढ़ाई से रिलेटेड की हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई मैथ का कोई कोडिंग मैथ्स का कोई कंपटीशन जीता, ठीक है, तो वो आपका को करिकुलर में आएगा। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या आ सकता है कि आपने कोई डांस कंपटीशन जीता हो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर में आप हमेशा सेपरेट हेडिंग दीजिएगा कि आपने क्या क्या पार्टिसिपेशन दिया है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब रेज्यूमे के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे दिया गया है
कि a resume is a short, straight to the point document created for the purpose of applying to a specific job. Unlike the CV, CV की तरह resume नहीं होता, क्योंकि resume थोड़ा सा short रखा जाता है. ओके, मैक्सिमम वैसे हम लोग रेकमेंड करते हैं कि रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए. पता नहीं आप सबके रेज्यूमे शायद 2 से 3 पेजेस के होंगे, बट आप लोग प्लीज कोशिश करिएगा कि उसको प्रॉपर अलाइन करके 1 पेज का रेज्यूमे बनाएं. ओके, एंड ये रेज्यूमे मैं देखना चाहूंगी आप सबके. ओके, आज की क्लास के बाद आप लोग अपने रेज्यूमे पे वर्किंग करके प्लीज मुझसे शेयर करिएगा, सो दैट आई कैन गिव यू द फीडबैक. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि इफ यू हैव 15+ years of experience, okay, or really believe that extra information you can mention can add value to your application, you can make it of 2 pages. अभी तो क्योंकि आप सब लोग फ्रेशर हो तो हम इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. तो आप फ्रेशर हो तो इतना समझ लीजिए कि 1 पेज का डॉक्यूमेंट ही बनाना है और स्ट्रेट टू द पॉइंट वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए. ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि रेज्यूमे में हम अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपनी स्किल जो जॉब से रिलेटेड होती है, हम वो मेंशन करते हैं. उसके अलावा हमारा कभी कंट्रीब्यूशन क्या रहा है. मान लीजिए आपने किसी इवेंट में एज अ वॉलंटियर काम किया है, एज अ लीडर काम किया है, एज अ टीम लीडर काम किया है, तो आप वो रेज्यूमे में दिखा सकते हो, बिकॉज इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अबाउट यू, कि कल को ये स्टूडेंट अगर एम्प्लॉय बन के हमारी कंपनी में आएगा तो ये लीड करेगा ही करेगा. ओके, देन बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि रेज्यूमे आपका चेंज होते रहना चाहिए. अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में बैठ रहे हैं जो आईटी से रिलेटेड है, किसी कंपनी में बैठ रहे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आपका रेज्यूमे बिल्कुल चेंज हो जाएगा. तो कम से कम 2-3 रेज्यूमे अपने इन हैंड प्रिपेयर करके रखिएगा. राइट, ओके, इतना समझाने के बाद लेट्स सी अगर कोई क्वेश्चन है. अभी अगर इतना सो फार आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, so that you can clear your doubt. मैम our best resume, what length of resume? सनी फिर से रिपीट करिए. मैम अच्छा रिज्यूमे के लिए कितने वर्ड में रिज्यूमे लिखना है अच्छा रहेगा? कितने पेज का होना चाहिए? मैम कितना वर्ड? आई थिंक एक सेकेंड, आप ऑडिबल नहीं हो, रुक जाइए. आई थिंक मेरा फैन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है. I'll just switch it off. Just wait, हाँ, just wait. Okay, I think now you will be. हाँ, अब बोलिए सनी. सनी क्वेश्चन पूछिए अपना. सनी, go ahead, ask your question. मैम ही इज आस्किंग दैट कितने वर्ड्स का रिज्यूमे होना चाहिए. कितने वर्ड्स का? जी. सनी, ये तो थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स तो कुछ नहीं होते. ये कोई पैराग्राफ राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग थोड़ी ना है कि आप कुछ वर्ड्स लिमिटेशन होनी है. नो, नॉट एट ऑल. आपको मैंने सिर्फ ये बताया है कि आपका 1 पेज का रेज्यूमे होना चाहिए. अब उसमें आप लिमिटेड वर्ड्स में कितना अच्छा लिख सकते हो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे लिखा जाता है. ओके, सो अभी क्योंकि पूरा हमने पीपीटी कंप्लीट नहीं किया है, शायद इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है. मेरा ये कहने का मतलब था कि पैराग्राफ या बड़े बड़े सेंटेंसेस मत लिखिएगा रेज्यूमे में. ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप पूरी कथा ही लिख रहे हैं रेज्यूमे में. इट शुड बी पॉइंटर वाइज. ओके, एंड अभी हम आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या होता है. ओके, एनी अदर मैम। क्वेश्चन? हाँ, यस. मैम स्किल 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल और एक हार्ड स्किल, तो कैसे लिखा जाएगा उसको? हाँ, सो देखिए, आप 2 हेडिंग्स होती हैं आपके रेज्यूमे में. सबसे पहली हेडिंग जो हम डालते हैं वो टेक्निकल स्किल्स पे हम बहुत फोकस करते हैं. मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में बैठ रहे हो जिसने एक्चुअली बहुत हार्डकोर टेक्निकल स्किल्स मांगी हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स ज्यादा लिखनी है. तो आपने देखा होगा रेज्यूमे में लेफ्ट हैंड साइड में जनरली एक कॉलम होता है जिसमें हम एक ऊपर फोटो होती है और उसके नीचे कॉलम होता है. तो वहां हम हेडिंग डाल सकते हैं टेक्निकल स्किल्स, एंड देन लाइन वाइज हम क्वालिटीज अपनी लिख सकते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, ओके, डीएसए, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, यू कैन मेंशन दैट. और सॉफ्ट स्किल की हेडिंग हम अलग से दे सकते हैं राइट हैंड साइड पे कहीं छोटी सी, जहां पे हम 2 से 3 सॉफ्ट स्किल मेंशन कर सकते हैं. सो दैट इज नॉट एन इशू. और कई बार हम सॉफ्ट स्किल को स्ट्रेंथ की तरह भी लिखते हैं. ये याद रखिएगा नीश, स्ट्रेंथ और सॉफ्ट स्किल आपकी एक ही चीज है.
तो आप भले हेडिंग डाल लो स्ट्रेंथ या सॉफ्ट स्किल, वो हमेशा एक ही चीज रहेगी। ओके, हाँ, और क्या क्वेश्चन है? मैम, somebody else was asking, हाँ। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या लिखेंगे? जैसे अगर आप टीम प्लेयर हैं तो टीम प्लेयर लिख दीजिए, एडेप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, एंड एडजस्टेबल है, मल्टीटास्कर है, ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो इनमें से कुछ पॉइंट जो आपकी हाईलाइट है, आपका स्ट्रेंथ है, वो आप लिख सकते हो। तो कोई भी तीन जो अच्छी बातें हैं आपके अंदर वो लिख दीजिएगा। जैसे डिसिप्लिन, बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, तो वो लिख सकते हैं। ओके, आनंद पूछिए। मैम एक डाउट था, जैसे हम्म जो आप अभी सॉफ्ट स्किल के नाम मेंशन किए हैं, हम्म उसमें इससे बहुत सारे लोग ये सेम पॉइंट्स लिखेंगे, ये सारी हम्म चीज़ें। तो हम्म फिर उन लोगों से स्टैंड आउट कैसे करें कि हाँ, वो जेन्युइन सॉफ्ट स्किल्स है मेरे में, बट हाँ, उनसे स्टैंड आउट मैं कैसे करूँ कि हाँ, मैं उनसे अलग हूँ थोड़ा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अनंत ने। अब आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कई बार हमने ये देखा है कि जो 100 के 100 कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं इंटरव्यू में, वो सब एक तरीके की स्किल्स लिखते हैं, जिसमें हार्ड वर्किंग, ओबीडियंट, डिसिप्लिन और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब लिखते हैं। तो आप डिफरेंट कैसे दिखोगे? अब एक चीज समझिए, मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था आप लोगों को कि कंपनी देखकर अपना रिज्यूमे बनाइए। अगर कोई कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी है जो टीम वर्क को ज्यादा प्रमोट करती है, या फिर ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल है आपका जहां पे आपको मे बी एज अ लीडर काम करना है, तो आपका सॉफ्ट स्किल उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एमबीए की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी बेसिकली उस कंपनी को मार्केटिंग के बच्चे चाहिए। अब मार्केटिंग का अगर प्रोफाइल है, तो ऑब्वियसली उस कैंडिडेट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तीसरा वो स्ट्रेस को हैंडल कर ले। तो तीन क्वालिटीज क्या हो जाएंगी? बेसिकली स्ट्रेस हैंडलिंग, पेशेंस एंड योर कम्युनिकेशन। तो ये तीन आपकी स्ट्रेंथ किससे मैच हो रही है? आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही है। तो हमेशा जब भी एचआर रेज्यूमे देखता है, तो वो ये देखता है कि किस कैंडिडेट ने जो भी क्वालिटीज लिखी हैं वो प्रोफाइल से मैच हो रही है या नहीं। ओके, जैसे अगर मान लीजिए कोई कोडिंग करने वाला बच्चा है, तो कोडिंग करने वाले बच्चे के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत देर सिस्टम के सामने बैठ के काम करना होता है और डेडलाइन से पहले चीजें फिनिश करनी होती हैं। तो आपकी जो क्वालिटीज हैं वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होनी चाहिए। तो अनंत, ये चीजें चेंज होती रहेंगी, क्योंकि आप सबके अंदर बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होंगी, बट आप 10 की 10 तो नहीं लिख सकते ना। तो वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, गॉट इट? मैम एक चीज़ और था, हाँ, फॉर एग्जांपल कोई एक मैं पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल लिख रहा हूँ, तो क्या उसके नीचे एक दो लाइन का, मैक्सिमम दो लाइन का उसका एग्जांपल दे सकता हूँ? फॉर एग्जांपल अगर मैं वो चीज़ उसका मैं मतलब प्रूफ देने के लिए क्या नो नो एग्जांपल दे नो, सकता हूँ? अनंत, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि पहली बात तो आपके रिज्यूमे में इतना स्पेस नहीं होता कि आप पैराग्राफ या एक दो लाइनें भी लिख सके, क्योंकि एचआर आपसे खुद ही पूछेगा। जब आपने मान लीजिए ये लिख दिया कि मैं मल्टीटास्कर हूं, तो एचआर ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा कि चलो गिव मी एन एग्जांपल, हाउ आर यू अ मल्टीटास्कर। तो रेज्यूमे एक डॉक्यूमेंट है, एक टिकट है, तभी तो वो उसको देखकर हमसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, वरना क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने पॉइंटर वाइज उसको मेंशन किया हुआ है। तो आनंद, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, सेंटेंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन पीपल? मैम, हाँ हाँ, अनीश पूछिए। स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों मेंशन कर सकते हैं? दोनों मेंशन, एक्चुअली देखिए, अब आप एमबीए के हो शायद अनीश, तो एमबीए वालों के लिए टेक्निकल स्किल्स तो कुछ नहीं होती। बेसिकली टेक्निकल स्किल्स आपके लिए ये है कि आपको एमएस ऑफिस आता है कि नहीं, जी मैम। ठीक है, आपको वर्ड पे काम करना आता है कि नहीं, आपको पीपीटी बनाने आती है कि नहीं, एक्सेल आता है कि नहीं, वो एक्चुअली टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो एक्चुअली टेक्निकल स्किल्स अलग से हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप हाईलाइट करके अलग से लिख सकते हो स्किल्स में ही। ठीक है, स्किल्स जी में मैम। जैसे मान लीजिए आपने अपनी सॉफ्ट स्किल लिखी, तो नीचे ये लिख दीजिएगा कि ऑलरेडी एन एक्सपर्ट ऑफ एमएस ऑफिस, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो। ये मैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही थी टेक्निकल स्किल्स का। ठीक है, ओके मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? मैम एक चीज़ मैम और जैसे कोई कंपनी फील्ड वर्क के लिए परचेज करती, कोई ऑफिस वर्क के लिए, तो उनका रिज्यूम अलग अलग होगा ना दोनों का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपको ऑफिस में बैठे बैठे जॉब करनी है,
कोई ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आपको भाई एक एसी केबिन मिल रहा है, आपको काम करना है, तो दैट विल बी अ डिफरेंट रिज्यूमे। बट आपको फील्ड वर्क करने जाना है, आपको क्लाइंट्स को विजिट करना है, लोगों से बातचीत करनी है, कस्टमर्स को कन्विंस करना है, तो डेफिनेटली फिर वो रिज्यूमे अलग तरीके से डिजाइन होगा उत्कर्ष। ठीक है, यस मैम। मैम ओके, हाँ मैम एक चीज़ थी, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, वो मतलब एज ए हेड कोऑर्डिनेटर, तो क्या उस चीज़ को वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लिखेगा या फिर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेडिंग टॉपिक में? हाँ हाँ हाँ, मैं उसी चीज पे आ रही थी कि उसको आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखेंगे। देखिए, अनंत ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई इवेंट कराया है और उसमें वो हेड है या फिर कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, तो एक्चुअली में ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने निभाई है। और कई बार रेज्यूमे में बच्चे जिन्होंने ये सब काम किए होते हैं वो अलग से हेडिंग हाईलाइट करते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए। अगर आप कभी मॉनिटर बने हो, कैप्टन बने हो, स्पोर्ट्स कैप्टन बने हो, स्कूल कैप्टन बने हो, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपने निभाई है। गॉट इट? ओके मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्होंने कभी ना कभी वो कैप्टन रहे हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन रहे हैं, हाउस कैप्टन रहे हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि आप लोगों ने क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज तक निभाई हैं। वॉलंटियर बने हो, कोऑर्डिनेटर बने हो, क्या बने हो आप लोग? जस्ट लेट मी सी, आप सब लोगों ने क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। सिद्धार्थ मॉनिटर, ठीक है, किशन इज स्पोर्ट्स कैप्टन, अजय इज हाउस कैप्टन, निधि इज अ वॉलंटियर, ओके गुड, लिखते जाइए। रोहिणी हाउस कैप्टन, ओके, उत्कर्ष इज अ वॉलंटियर, सीआर, हिमांशु सीआर, आकांक्षा इज हाउस कैप्टन। सो देखिए, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस है। कोऑर्डिनेटर ऑफ सोसाइटी इन कॉलेज, इट्स गुड टू सी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो। अब आप लोग को हाईलाइट कैसे करना है, वो सेंटेंसेस कैसे लिखे जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे की स्लाइड में। वो एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊंगी कि उसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्लाइड। रेज्यूमे के बाद हम बात करते हैं कि रेज्यूमे में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप देखिए, आपके सामने लिखी हुई हैं कुछ हेडिंग्स, मैंने पॉइंटर वाइज दी हुई हैं। जैसे आप अपना फुल नेम लिखते हो, जॉब टाइटल, बेसिकली इफ सपोज कोई कोडर है, आप में से कोई कोडिंग अच्छी करता है, तो आप लिख सकते हो अपने नाम के नीचे कि पैशनेट कोडर। ओके, तो ऐसे करके कुछ एडजेक्टिव जरूर लिखिएगा जो भी, जिसमें जो चीज आपको डिफाइन करती है। मान लीजिए आप बैकएंड डेवलपर में ट्राई करना चाहते हो, तो आप उस पर वर्किंग भी कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस भी होगा उस चीज का, तो आप लिख सकते हो अपने नाम के नीचे कि बैकएंड, पैशनेट बैकएंड डेवलपर, क्योंकि आपको पैशन है उस चीज का, आप करना चाहते हो वो चीज। ओके, एंड देन बेसिकली कभी कभार लोग ये भी मेंशन कर देते हैं कि किस प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आपने, कई बार होता है कि आपने चेंज नहीं किया और आपने दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई किया, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, सिर्फ आप किस चीज को लेके पैशनेट हो वही चीज लिखिएगा, दैट्स इट। ओके, नाउ थर्ड वन इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अपना फोन नंबर बहुत केयरफुली लिखिए, क्योंकि कई बार बच्चों का व्हाट्सएप नंबर अलग होता है और कॉलिंग नंबर अलग होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना गलत नंबर लिख देते हैं, कई बार वो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। आपको अपना वही नंबर लिखना है जिस पे आप 24 घंटे अवेलेबल हो, मेक श्योर दैट। ओके, देन लिंक्डइन प्रोफाइल भी कुछ बच्चे मेंशन करते हैं, कोशिश करिए कि अगर आप सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी उसमें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि कुछ एचआर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, अगर आप उनको पसंद आ गए हो, वो आपको लेना चाहते हैं, तो वो लिंक्डइन प्रोफाइल भी विजिट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि एक कंपनी है जो कि टॉमी हिलफिगर और कैल्विन क्लाइन के लिए हायरिंग करती है। ठीक है, कंपनी का नाम अरविंद फैशंस है। ठीक है, सो जब वो कंपनी आई थी कॉलेज में, तो उन्होंने बच्चों की इंस्टाग्राम आईडी चेक की। ठीक है, मतलब पहले उन्होंने रेज्यूमे मंगवा लिए, उनके नाम देख लिए, और जो भी कैंडिडेट उन्हें अच्छा लग रहा था उनके इंस्टा पे वो जाके चेक कर रहे थे कि वो बच्चा है कैसा। ठीक है, तो आप लोग बहुत केयरफुल रहिएगा। कई बार होता है कि एचआर आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए, आप कैसे इंसान हो, डेली बेसिस पे क्या करते हो, दे डू इट, दे चेक इट।
तो कुछ भी उल्टा सीधा अपनी लिंक्डइन, अपनी इंस्टा पे मत डालिएगा। फेसबुक पे तो वैसे भी उल्टी सीधी चीजें डली रहती हैं, तो फेसबुक तो हटा दीजिए, फेसबुक नोबडी चेक्स, बट योर इंस्टा एंड योर लिंक्डइन शुड बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। उसमें टाइम टू टाइम कुछ नॉलेजेबल चीजें डालिए, कुछ अच्छा डालिए। जैसे आप अगर लाइफ एंजॉय कर रहे हो, कहीं ट्रिप्स मार रहे हो, तो यू कैन जस्ट मेंशन दैट। ओके, गॉट इट। तो अपनी लिंक्डइन और अपनी इंस्टा आईडी पे जरूर एक्टिव रहिएगा। देन नेक्स्ट इज रेज्यूमे समरी होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग को बताया। देन वर्क एक्सपीरियंस, या फिर अपने अगर आपने कोई समर ट्रेनिंग की है, कोई इंटर्नशिप की है, तो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। एजुकेशन से मेरा मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हेडिंग हमेशा यही रहेगी, एजुकेशन मत लिखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। ओके, देन रेलिवेंट स्किल्स में आपका टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल कुछ भी हो सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो जर्मन सीख रहा है, फ्रेंच सीख रहा है, ठीक है, तो यू कैन मेंशन दैट, या चाइनीज सीख रहा है तो यू कैन ऐड दैट, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिल जाए, क्योंकि कुछ कंपनीज होती है जिनके ऑफिसेस बाहर भी होते हैं, तो वो हो सकता है आपका सिर्फ लैंग्वेज वाला सेक्शन देखकर आपको प्रायोरिटी दे दे। आप में से कोई ऐसा है जो कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख रहा है अभी? कैन यू जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। किसी को कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी? लाइक if somebody is learning any kind of language, कोई? ओके, भूमिका सिंह उर्दू, ओके, मणिपुरी, संस्कृत, वेरी गुड, ओके। कोई फ्रेंच, जर्मन ये सब नहीं सीख रहा है? आई थिंक किसी ने ऑप्ट ही नहीं किया होगा, किसी के पास टाइम नहीं है, राइट। बट कोशिश करिए, अगर कभी फ्यूचर में आप कर सके तो ये करिएगा जरूर। इससे एक्चुअली आपकी जो बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेलिवेंट सर्टिफिकेशन एंड इंटरेस्ट। आपका हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड रेलिवेंट सर्टिफिकेशन, अगर आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया है जिसका प्रॉपर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। इसकी जो हेडिंग होती है वो रहती है सर्टिफिकेशंस। हम सर्टिफिकेशंस लिखते हैं और फिर पॉइंट वाइज मेंशन करते हैं कि आई हैव रिसीव्ड सर्टिफिकेट इन दिस दिस, गॉट सर्टिफिकेट इन दिस दिस, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो। ओके, अब आती है इसमें एक चीज मुझे मेंशन करनी है, हॉबीज और इंटरेस्ट। हॉबीज और इंटरेस्ट में फर्क होता है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है हॉबीज और इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? हॉबीज एंड इंटरेस्ट, एनीबॉडी कैन टेल, कम ऑन। हॉबीज क्या होती है और इंटरेस्ट क्या होता है? बोलिए। मैम, हॉबीज में माय डेली लाइफ वर्क होते हैं। इंटरेस्ट मुझे कोई सी भी वर्क, पर्टिकुलर टाइम पे कोई वर्क करना चाहूँ वर्क। हाँ हाँ हाँ, राइट। सिद्धार्थ ने बिल्कुल क्लोज आंसर दिया। दैट इज कि हॉबीज जो होती हैं वो जब आप फ्री होते हो, तो अगर आप फ्री बैठे हो तो आप टीवी देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, तो उसके लिए आपको स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो वो क्या होता है कि हम अपने स्पेयर टाइम में, अपने फ्री टाइम में अगर कोई चीज करते हैं जो मे बी फ्रूटफुल है, नहीं है, तो वो हॉबी कहलाती है, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट आप स्पेशली उस चीज के लिए वक्त निकालो, सीखो उस चीज को, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर आपको बाहर जाके लोगों से बातचीत करना पसंद है, उनसे इंटरेक्ट करना पसंद है, कोई नई चीज ऑनलाइन सीखने का मन है, तो वो आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी हॉबी कभी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आप वक्त निकाल रहे हो स्पेशली। ओके, नाउ सो दीज वर द पॉइंटर्स फॉर द रेज्यूमे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सीवी क्या होता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो सीवी एक लैटिन वर्ड है जिसको हम करिकुलम विटाए कहते हैं, और इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब अभी तक आप क्या क्या करते आए हो। तो अ सीवी इज अ वेरी इन डेप्थ डॉक्यूमेंट, बहुत डेप्थ में जाके जो डॉक्यूमेंट आपके करियर के बारे में बताए, आपकी लाइफ के बारे में बताए, उसको सीवी कहा जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली इसमें काफी सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर, वैसे तो सीवी जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो एकेडमिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग सीवी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा होता है और बहुत कुछ करा होता है। सो दैट्स व्हाई उनका सीवी होता है। और सीवी मैंने 10-10 पेजेस के भी देखे हैं।
मैंने एक एक पर्टिकुलर इवेंट में देखा था कि एक गेस्ट आए थे, उनका जब हमने प्रोफाइल मंगाया था तो वो करीबन 25 पेजेस का था जो उन्होंने मुझे भेजा। सो देयर आर मल्टीपल पीपल जिनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में, तो उनका सीवी होता है, उनका रेज्यूमे कभी नहीं होता, ये याद रखिएगा आप लोग। द नेक्स्ट वन इज, अब सीवी के पॉइंटर्स देख लीजिए। सीवी में क्या क्या होता है, ये वैसे आप लोगों के मतलब का नहीं है, बट आप एक बार देख लीजिए इसको। बाकी सारी चीजें तो सेम रहती हैं, बस उसमें रिसर्च इंटरेस्ट लिखा होता है, पब्लिकेशन लिखा होता है, अगर उन्होंने कोई पब्लिश किया है कोई आर्टिकल तो वो उसके बारे में भी लिखते हैं, कोई किताब लिखी है उसके बारे में भी लिखते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली सर्टिफिकेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज की हैं, ओके, लोगों को एड्रेस किया है तो वो भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, आपका सीवी से रिलेटेड हो गया। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे, ये मैं चाहती हूं कि आप में से कोई एक पढ़े इसको, जरा प्लीज पढ़िए। कैन एनीवन रीड इट? CV versus resume, what's the difference? Length. A resume is kept short and brief, usually one page, whereas the CV is more. ईशा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, ईशा की जगह कोई और पढ़ दे प्लीज। एनीबडी एल्स कैन रीड इट? Yes, ma'am. ओके, पढ़िए। गो अहेड। A resume is kept short and brief, usually one page, whereas the CV is more comprehensive. It can go up to 2-3 pages depending upon your experience. And according to function, the CV is mainly used for academical purposes such as applying for a research program, a PhD, or joining the staff of a university. The resume, on the other hand, is written for a regular job in a company. And the type of information you include is that the CV is an academic diary where you include all your academic qualifications, achievements, and certifications. It is universal in nature as it can be updated as you go. Whereas a resume has to be created for each job you are applying for and has a bigger focus on your professional achievements rather than the academic. ओके, राइट, ठीक है। सो बेसिकली यही डिफरेंस है। ओके, ये तो अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ओके, एक वीडियो है मेरे पास जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी। जस्ट लेट मी ओपन दैट वीडियो, आई थिंक उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आप सबका नेटवर्क इतना अच्छा तो होगा ही कि वो वीडियो आपको दिख जाए। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ मैं वो वीडियो चला देती हूँ आप लोगों के लिए।
चलो नियम जी, रोज नहीं जाना चाहिए। Students, I was just trying to play that वीडियो काफी अच्छा है, बट उसका साउंड आप लोग के साथ शेयर नहीं हो पा रहा था। आई थिंक कुछ पासवर्ड का इशू है, बट वो ट्राई कर रही है मेरी टीम। बाय द टाइम हम आगे प्रोसीड करते हैं, बट वो वीडियो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी ये बताइए कि इतना आप लोग को समझ में आ गया सीवी वर्सेस रिज्यूमे डिफरेंस वाला? इज देयर एनी डाउट, यस और नो? ओके, Yes, ma'am. ठीक है, ओके फाइन, लेट्स प्रोसीड। Okay, just give me a moment, okay? We are just playing the video. Is the voice audible to you? Is the screen is there for the video? चलो ऑन करते हो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? Okay, ma'am. Hello, my name is Khushi Singh and I'm from PepTalk India. Well, I see a lot of students asking these days, what is the difference between CV and resume? Is there any difference or we can use it interchangeably? Well, we use it interchangeably here, but when it comes to Americans, they use only resume. When it comes to Britishers, they use only CV. In Australia, people use, of course, both resume and CV. All right. So in India as well, we use both resume, of course, or CV. But yes, there is a difference. So let me tell you what differentiates between CV and resume. Difference number one, well, a difference is in the size, which means the length of the resume or CV. Resume generally is over 1 or 2 pages maximum, whereas CV goes beyond 2 pages. Yes. And the second major difference is in the purpose. Resume is a whole sum of your career, which means a summary of your career so far. Does not mean you miss out some of the experiences or some of the traits, some of the great qualities. You don't miss out that, yet it is just the summary of your entire career so far. Whereas in CV,
you mention it, of course, all the responsibilities, what all you have done, what are your achievements in details. All right, so yes, but yes, if you want to be really sure of what to use, resume or CV, if you are into academic profession, or you are into research, or you are applying for a scholarship, you should use CV, or else resume works wonderfully in all sort of jobs. All right, so see you later on. I hope it was understood. Were you able to understand, people? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. now let us proceed with our, the PPT. Okay, now let's quickly finish it because we don't have much time. How to make a resume? अब इसके साथ हम आगे proceed करेंगे. अब सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, that is, अगर आप चाहते हैं कि आपका resume बिल्कुल हटके हो, stand out करे, तो आपको हमेशा ऐसा resume बनाना चाहिए वो person आपको आपका resume देखते ही समझ जाए कि आप कैसे हो या आप कितने स्मार्ट हो. ठीक है, भूमिका प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस. Okay, now resume is a marketing tool to sell you to an employer, and that means making sure it clearly represents you in a professional manner. Okay, let's proceed. Now basically resume में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया था. तो ये एक जस्ट लुक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं बाद में आपसे शेयर कर दूंगी. ठीक है, सो दीज आर द मेन थिंग्स. आई थिंक हमने ऑलरेडी पहले की स्लाइड्स में ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं जो आपको अपने रेज्यूमे में मेंशन करनी है. ओके, लेट्स प्रोसीड, लेट्स गो अहेड. ओके, नाउ बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेज्यूमे के जो आपको इंश्योर करने चाहिए. कुछ लोगों ने मुझसे चैट बॉक्स में ये पूछा था कि रेज्यूमे में अगर ग्रामेटिकल एरर होता है तो क्या होता है. ठीक है, आपके रेज्यूमे में आई अंडरस्टैंड कि ग्रामेटिकल एरर होगा, बट देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट. तो रेज्यूमे का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि उसमें हर स्पेलिंग, हर सेंटेंस आपका एरर फ्री होना चाहिए, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है. तो आज जब आप अपना रेज्यूमे देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो एक बार देखिएगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की होंगी. ठीक है, नाउ बेसिकली कुछ लोग जो अपना रेज्यूमे बनाते हैं वो बहुत कैजुअल स्टाइल में बनाते हैं. तो जो आपका टेम्पलेट है वो आपको इंश्योर करना होगा कि वो बहुत चाइल्डिश ना दिखे. ऐसा ना लगे कि आप पता चला बीटेक कर रहे हो, CSIT के बच्चे हो, ठीक है, इतनी बड़ी डिग्री ले रहे हो, बट आपका रेज्यूमे वो चीज दिखाई नहीं रहा. इट मीन्स इट इज वेरी नॉर्मल और कैजुअल काइंड ऑफ रेज्यूमे. दैट शुड बी अवॉइडेड. प्रॉपरली प्रोफेशनली आपको उसे अलाइन करके, सेटअप करके, डिजाइन करके HR के सामने प्रेजेंट करना चाहिए. ओके, नंबर 1 इज जो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो ये है कि स्किल्स पे ज्यादा फोकस करिए. अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभाई हैं वो जरूर लिखिए. जॉब से रिलेटेड आपके पास क्या एक्सपीरियंस है वो जरूर मेंशन करिएगा. और ये कोशिश करिए कि आपका रेज्यूमे इजी टू अंडरस्टैंड हो. मीन्स ऐसा ना हो कि HR खो जाए पढ़ते पढ़ते कि कहाँ क्या लिखा हुआ है. So that should be there. Okay. Then 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया. कोशिश करिए कि 1 पेज का ही हो, 2 पेजेस का ना हो. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज जो फॉन्ट स्टाइल होती हैं. अब हम फॉन्ट स्टाइल की बात कर लेते हैं कि रेज्यूमे में जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फॉन्ट स्टाइल बहुत चाइल्डिश यूज करते हैं. मीन्स पता चला हेडिंग किसी और फॉन्ट में लिखा है, ठीक है, और पता चला नीचे का जो कंटेंट है वो किसी और स्टाइल में लिखा है. आपको रेज्यूमे में अपने कुछ ही पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल यूज करने चाहिए जो कि मैंने सामने लिखे हुए हैं. ठीक है, जनरली वैसे कहा जाता है कि जो मेल होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब टाइम्स न्यू रोमन में लिखे जाते हैं. तो टाइम्स न्यू रोमन आपका एक स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल है जिसमें आप कोशिश करिए कि हमेशा उसी में लिखिए क्योंकि वही हर जगह एक्सेप्टेबल है. बट अगर ऐसा होता है कि टाइम्स न्यू रोमन आप नहीं वर्क करना चाहते, आपको नहीं पसंद है, तो बाकी के नीचे ऑप्शन और लिखे हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ लेट्स गो अहेड. इसके बाद आता है मार्जिन की बात. आपके रेज्यूमे में जनरली ये देखा जाता है कि मार्जिन मिसिंग होती है. दैट मीन्स अगर आप अपने पेज के चारों कॉर्नर्स की बात करोगे, चारों साइड्स की बात करोगे, तो एक आपने मार्जिन नहीं खींची होती है. देखिए, हर चीज की एक प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए.
तो आपका रेज्यूमे अगर प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, सेंटेंसेस इधर उधर जा रहे हैं, तो वो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो? एक प्रॉपर बॉर्डर देकर। आपके रेज्यूमे में बॉर्डर जरूर होना चाहिए चारों तरफ, एक ब्लैक कलर का लाइन जो कि पेज आधा या 1 इंच का होना चाहिए फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द पेपर। ओके, मेंशन दैट। आई थिंक आपके रेज्यूमे में ऐसा नहीं होगा, है आप लोग के रेज्यूमे में बॉर्डर? कितने लोगों के रेज्यूमे में है बॉर्डर? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट राइट यस, आई वुड लाइक टू सी। अभी जो आपके रेज्यूमे बने हुए हैं, आप में से कितनों के रेज्यूमे में बॉर्डर है ऑलरेडी या मार्जिन है? लेट्स सी। कुछ लोगों के में नहीं है और कुछ लोगों के में है। मेरे में है। हाँ, तो ठीक है, जिनके में है ओके, वो बहुत अच्छी बात है, बट जिनके में नहीं है कोई बात नहीं। जैसे अदिति ने लिखा हुआ है नो, तो अदिति उसको कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। देन फॉन्ट साइज की अब हम बात करते हैं। फॉन्ट साइज जनरली 10 से 12 का ही होना चाहिए, इससे ना ज्यादा बड़ा, इससे ना ज्यादा छोटा। हमेशा जो आपकी हेडिंग्स होती हैं वो आप 12 में लिख सकते हो, और जो उसके नीचे का कंटेंट होता है वो आप 10 में लिख सकते हो। बट प्लीज मेक श्योर कि जितना भी कंटेंट आप बीच बीच में लिख रहे हो वो सब 10 का ही हो, और जो हेडिंग्स हो वो 12 की ही हो। क्योंकि अगर आपका फॉन्ट साइज वैरी करेगा हर पैराग्राफ में, तो देन आपका रेज्यूमे अपने आप ही गड़बड़ लगने लगेगा। सो मेक श्योर आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। देन बेसिकली इसमें ऐसा बोला गया है कि जितने भी आपका जो अलाइनमेंट है रेज्यूमे का वो प्रॉपर होना चाहिए। मींस हेडिंग इधर उधर नहीं भागनी चाहिए। पता चला अंडरलाइन एक हेडिंग में है दूसरी में है ही नहीं, तो यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट। और ये आप कैसे चेक कर सकते हो? आज जब इस क्लास के बाद आप अपना रेज्यूमे देखोगे तो प्लीज आप उसमें गलतियां अपनी प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, और फिर अपना अपडेटेड सीवी, अपना अपडेटेड रेज्यूमे सॉरी, मुझे भेजिएगा, सो दैट आई कैन हैव अ लुक। वो मैं एक बार अपनी टीम से पूछ लूंगी कि आप सबके रेज्यूमे मैं कैसे मंगा सकती हूँ, ठीक है। वो मैं आपको कल एक बार ब्रीफ कर दूंगी कि रेज्यूमे कैसे मंगाने हैं। बट आप लोग अपने रेज्यूमे पर वर्किंग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं मंगाऊंगी जरूर आप लोग का रेज्यूमे। ओके, द नेक्स्ट वन इज टिप्स फॉर मेकिंग रेज्यूमे। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है अपने रेज्यूमे में। नंबर 1 इज इट शुड बी वेल फॉर्मेटेड, प्रॉपर फॉर्मेटेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। मान लीजिए कि कल आप जॉब में बैठने वाले हैं, कल आप इंटरव्यू देने वाले हैं, और आज आपका रेज्यूमे एक ऐसा रेज्यूमे है जिसमें अपडेशंस नहीं है, तो प्लीज कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले उस रेज्यूमे को अपडेट करके जाएं। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंपनी की प्रोफाइल के हिसाब से रेज्यूमे बनाइएगा। अपना रेज्यूमे बहुत शॉर्ट रखिएगा, टू द पॉइंट रखिएगा। एक आप फोटो भी लगा सकते हो, फोटो से थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। वैसे तो हम ज्यादातर एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स को बोलते हैं, क्योंकि एमबीए बीबीए के स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल होती है वो उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड भी होती है। बीटेक वालों के लिए उतना एक्चुअली मैटर नहीं करता है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के लिए जाते हो, किसी मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए जाते हो जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, वहां आप फोटो लगा सकते हो। अदरवाइज बीटेक वालों के लिए, टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए फोटो उतनी जरूरी नहीं है। बट अगर आप लगा रहे हैं तो एक अच्छी फोटो लगाइएगा। अच्छी फोटो से मेरा मतलब है कि आपने प्रॉपर एक बिजनेस सूट पहना है, प्रॉपर एक लाइट कलर की शर्ट है जिसमें आपने टाई लगा रखी है, कोट पहन रखा है, एंड आप अपना क्लोजअप लेकर वो फोटो लगाओ, एंड एक लाइट बैकग्राउंड। कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि वो अपनी इंस्टा वाले हैंडल वाली प्रोफाइल पिक, या फिर फेसबुक पे जो प्रोफाइल पिक लगी हुई है, या जिसमें वो किसी इवेंट में खड़े हुए हैं, वो फोटो लगा देते हैं। बट इट शुड नॉट बी डन, दिस इज टोटली रॉन्ग। आपका जो वो डॉक्यूमेंट है वो खुद में इतना प्रोफेशनल है कि आपकी गलत पिक की वजह से वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप पिक भी उसमें प्रॉपर ही लगाइएगा प्लीज, ओके। एंड वो साइड व्यू वाला मत लगाइएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत स्टाइल तरीके से खड़े होते हैं और वही फोटो लगा देते हैं रेज्यूमे में, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। इट शुड बी फ्रंट फेसिंग, मीन्स आपकी फोटो हमेशा फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, जिसमें आप सामने देख रहे हो, ना कि साइड व्यू करके देख रहे हो, ओके। देन अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ध्यान से लिखिए, और ज्यादा टू क्राउडेड आपका रेज्यूमे नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये रेज्यूमे का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आपके सामने लिखा हुआ है। इस रेज्यूमे को जरा ध्यान से देखिए आप लोग प्लीज, ठीक है। सॉरी, आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव ये एक आईटी फ्रेशर का रेज्यूमे है, ठीक है। तो देखिए बहुत प्रॉपर तरीके से अलाइंड है,
और फोटो भी जो इस स्टूडेंट ने डाली है वो प्रॉपर एक कोट पैंट बिजनेस सूट ही पहने हुए है बच्चा, ठीक है। एंड आप देखो अगर ऑब्जेक्टिव भी इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहता है, तो उससे रिलेटेड ही इसके स्किल्स भी हैं, सर्टिफिकेशन भी है और इंटर्नशिप भी है। देखिए सारी चीजें इसने मैच करके लिखी हुई हैं। ओके, हाँ एजुकेशन में इसने 10th-12th मेंशन नहीं किया है। आजकल वैसे एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि 10th-12th मेंशन नहीं किया जाता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप 10th-12th नहीं भी लिखते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एचआर को पूछना है तो वो तो पूछ ही लेगा आपसे। ओके, सो दिस इज द बेसिक रेज्यूमे। तो आप इसमें देखिए कि उसने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी लिखी हुई है, जिसने इसने ये मेंशन किया है कि ये किसी क्लब का मेंबर था ये स्टूडेंट। ओके, एंड इसने वॉलंटियर भी किया है किसी कोडिंग कंपटीशन में। सर्टिफिकेशंस भी अगर आप देखोगे तो यूडमी, कोर्सेरा से इनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो अगर आप में से भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मिला है तो यू कैन मेंशन दैट, देयर इज नो इशू। अच्छा, एक चीज इसमें नोटिस करने लायक है कि इस कैंडिडेट ने अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट नहीं मेंशन किया है। सो ऐसा कोई ब्लंडर नहीं किया है इस कैंडिडेट ने, डोंट वरी अबाउट इट। ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। अगर हमने लिख दिया है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस आए हॉबीज से रिलेटेड, स्ट्रेंथ से रिलेटेड, ओके, तो हम मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको टोटली वो प्रोफेशनल एक अपना रेज्यूमे रखना है तो आप कुछ ऐसा रेज्यूमे रख सकते हैं। इसमें आप लोग को कोई डाउट है तो पूछिए जरा मुझसे। इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क क्वेश्चन। अनूप, पिक्चर जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, पिक्चर इज नॉट नेसेसरी। अजय ने पूछा है डिप्लोमा वालों का। अजय, सारे रेज्यूमे एक ही जैसे होते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड आपने अभी अपना जैसा भी रेज्यूमे बनाया है उसको वैसे ही रखिए। आप जब मुझे भेजेंगे ना तो मैं करेक्शन आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला तो मैं डिप्लोमा का एक रेज्यूमे दिखाना चाहती थी, बट इट वाज नॉट देयर। बट डोंट वरी, कल की क्लास में जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम डिप्लोमा का भी एक रेज्यूमे देख लेंगे। ओके, हाँ, क्वेश्चन किसी का है कुछ? पूछिए, एनी मैम क्वेश्चन। मैम आपने बताया कि जैसे कोई मेंबर है इसका क्लब का, तो वो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेंशन है वो चीज। हाँ हाँ, तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कभी, अब देखिए हो सकता है कि इनके रेज्यूमे में इनको स्पेस नहीं मिला हो, क्योंकि इतना कुछ इस कैंडिडेट ने किया हुआ है। आप देखो ऊपर से लेके नीचे तक चीजें मेंशन की हुई है। वैसे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते थे, ब्लू वाला जो बॉक्स है, लेकिन ब्लू वाला बॉक्स इन्होंने स्पेशली हाईलाइट करने के लिए, अपनी टेक्निकल स्किल्स हाईलाइट करने के लिए चूज किया है, ठीक है। तो उसमें अगर ये लिख देते कि क्लब के मेंबर है तो आई थिंक वो एक्चुअली रिलेट नहीं करता। तो इसीलिए इन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेडिंग डाल के उसी में वो चीज लिख दी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना कुछ बताने के लिए इनके पास होगा नहीं। तो ऐसा अगर होता है कि आपके पास एक दो चीजें ही हैं जो आपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किए, तो उसी को आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में डाल सकते हैं। इट विल नॉट बी एन इशू, डोंट वरी, इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, आई थिंक ईशान ने क्वेश्चन पूछा है, हु टू क्रिएट फ्रीलांसिंग प्रपोजल। ईशान आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन। अनूप ने लिखा है ऑब्जेक्टिव में क्या लिखें। ऑब्जेक्टिव में अनूप ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप क्या बनना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपको लाइफ में क्या प्रोफाइल चाहिए, क्या जॉब चाहिए, उससे रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। जैसे मान लीजिए इस रेज्यूमे में इस समय लिखा है कि वो आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है कि एस्पायरिंग आईटी प्रोफेशनल विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कंप्यूटर साइंस। तो वो उनके इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड है। वैसे ही आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है उससे रिलेटेड आप एक ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर सकते हो, बट उसकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। ओके, somebody has asked me that मैम ऐसा रिज्यूमे बनाते कैसे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल हैं, ठीक है। मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि आजकल ऑनलाइन रिज्यूमे बहुत आसानी से बन जाते हैं। आपको बस कुछ वेबसाइट्स पे जाना है, जैसे एक नोवो रेज्यूमे करके एक वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे, अपनी डिटेल्स डालोगे तो वो आपका रेज्यूमे तैयार करके दे देता है। वो एज इट इज आप डाउनलोड कर सकते हो, बट उसमें डिटेल्स आपको बहुत केयरफुली फिल करनी होगी। ओके, देन और क्या क्वेश्चंस है एक बार मैं देख लेती हूँ। आई थिंक देयर वर मोर क्वेश्चंस।
ठीक है, आई थिंक अच्छा अवार्ड्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, सिद्धार्थ ने पूछा था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन करके सिद्धार्थ आप एक हेडिंग दे सकते हो, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो आपके जो भी अवार्ड्स आपने जीते हैं आप ऐसे लिख सकते हो कि आई गॉट फर्स्ट रैंक इन कोडिंग कॉम्पिटिशन, ओके, आई सिक्योर्ड फिफ्थ रैंक इन सो एंड सो कॉम्पिटिशन, या फिर आप लिख सकते हो आई गॉट गोल्ड मेडल इन रनिंग कॉम्पिटिशन। ऐसे करके you can mention the awards and recognition. Okay, is there any other question people? लिंक अजय मैंने लिंक बता दिया है एक, क्योंकि मुझे ऐसे वेबसाइट्स के नाम बिल्कुल याद नहीं है और मैंने कभी ऐसा कुछ यूज नहीं किया है, बट हाँ मैंने स्टूडेंट्स को बनाते हुए देखा है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आप वैसे भी गूगल पे जब टाइप करोगे ना कि ऑनलाइन रिज्यूमे मेकिंग करके, आप गूगल पे टाइप करोगे वो आपको हजारों वेबसाइट दिखा देगा, एंड यू कैन जस्ट पिक वन एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर रिज्यूमे। ओके, त्रिशा ने लिखा है मैम प्रोजेक्ट को डिटेल्स में लिखना चाहिए या नहीं? नहीं त्रिशा, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो प्रोजेक्ट का खाली टाइटल लिखा जाता है और आपने मेन चीज उसमें क्या की थी, बस यही लिखा जाएगा। दो चीजें, एक तो प्रोजेक्ट का टाइटल और दूसरा आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया था और क्या सीखा आपने, दैट यू कैन राइट डाउन। ओके, आई थिंक आकांक्षा ने कुछ साइट मेंशन की, कैनवा से भी बन जाता है। यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? कैन वी गो अहेड? यस और नो? Can we go ahead? Yes or no people? वरना मुझे लगेगा आप लोग को डाउट है किसी चीज में। ओके ठीक है, फाइन, सो आई गॉट इट। ठीक है, सो विल गो अहेड, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, अब बारी आती है, मैं कुछ सेंटेंसेस की बात कर रही थी जो आपको अपने रिज्यूमे में लिखने होते हैं, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को पता नहीं होता और वो पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंटर्नशिप की। जब हम इंटर्नशिप में लिख रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजें मेंशन करनी होती है। कंपनी का नाम, हमने किस कंपनी से इंटर्नशिप की, दूसरा कितने ड्यूरेशन के लिए की, तो आप क्या हेडिंग डालोगे, ड्यूरेशन डैश 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, जितनी भी मंथ्स की आपने की है। एंड आपकी लर्निंग क्या रही है, लर्निंग में देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे असिस्टेड इन मेकिंग एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ये सेंटेंस ऐसे पूरा हो सकता है, आपने किस चीज में असिस्ट किया था उस कंपनी को। ठीक है, देन सेकंड इज आपने क्या नॉलेज गेन किया, तो वो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, गेन्ड नॉलेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। थर्ड, लर्नड अबाउट वेरियस टेक्नोलॉजीज। तो ये सेंटेंसेस छोटे छोटे क्या है, जैसे कि मैं बार बार बात कर रही हूँ कि कट शॉर्ट करके चीजें लिखनी है, तो ये मैंने आपको फ्रेजेस इसलिए दिए ताकि आप लिख सकें उसको। देन एक्स्ट्रा करिकुलर्स की जब हम बात करते हैं तो कैंडिडेट पूरा पूरा सेंटेंस लिखते हैं कि आई पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेशर्स पार्टी एंड आई वाज अ वॉलंटियर इन दिस, विच इज रॉन्ग। आपको सिंपली क्या लिखना है, वॉलंटियर्ड इन फ्रेशर्स पार्टी, दैट्स इट। बाकी का काम एचआर का है पूछने का। देन अगर आपने कोई प्राइज जीता है तो आप क्या लिखोगे, वन फर्स्ट प्राइज, या फिर पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, या फिर कोई रैंक अगर आपकी आई है तो आप क्या लिख सकते हो, हेल्ड फर्स्ट रैंक। हेल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है होल्ड का, इसलिए मैंने हेल्ड लिखा हुआ है कि मुझे फर्स्ट रैंक मिली थी, तो हेल्ड फर्स्ट रैंक इन कोडिंग कॉम्पिटिशन। देन आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किए तो आप क्या लिख सकते हो, अटेंडेड वेरियस वर्कशॉप। हो सकता है आपको वर्कशॉप के नाम भी पता हो तो आप लिख सकते हो उनको कॉमा 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 करके 2-3 लिख दीजिएगा। एंड देन अगर किसी क्लब के मेंबर हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि मेंबर ऑफ द फोटोग्राफी क्लब, मेंबर ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देन एकेडमिक प्रोजेक्ट की जो बात होती है, जो आई थिंक किसी ने चैट बॉक्स में मुझसे पूछा था, तो एकेडमिक प्रोजेक्ट में आपको टाइटल लिखना है, एंड जैसा कि मैंने बताया कि आपने क्या सीखा है, आपको अपनी लर्निंग लिखनी है उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आपको इसमें कहीं डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज थी फ्रेजेस वाली जो मुझे आपको बतानी थी। इज देयर एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क, गो अहेड। अजय ने लिखा है कि मैम ट्रेनिंग की है पीएलसी स्कैडा से। यू कैन मेंशन अजय, इट इज अ गुड थिंग कि आपने पीएलसी स्कैडा पे वर्किंग की है, ट्रेनिंग ली है, तो वो आप ट्रेनिंग में लिख सकते हो, ट्रेनिंग्स। ठीक है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उस चीज का तो आप सर्टिफिकेशंस में लिखिएगा उसको फिर। ओके, ये आपकी टेक्निकल स्किल में आता है वैसे, राइट? ओके, इज देयर एनी डाउट और इज एवरीथिंग क्लियर? एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, सो दैट आई कम टू नो कि इतना आप लोग को समझ में आ गया है।
मैम एक क्वेश्चन हाँ पूछे अनीश। कि इंटर्नशिप कैसे प्राप्त करें? हाँ, इंटर्नशिप के लिए आपको एक्चुअली, अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, मतलब कहाँ से एमबीए कर रहे हो? त्रिवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फतेहपुर। ओके, तो वहाँ के जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या वो आपसे कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं? नो मैम, ठीक है, आप अभी सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो? सेकेंड ईयर मैम। देखिए सेकेंड ईयर तो मुझे लगता है अनीश, इट्स टू लेट, क्योंकि इंटर्नशिप आई थिंक ये आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है अभी। ठीक है, ओके। तो अनीश मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरली जो हम लोग करते हैं, हम कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप के लिए फर्स्ट ईयर में ही रेकमेंड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर इज द टाइम, एमबीए फर्स्ट ईयर का ही वो टाइम होता है जब आप इंटर्नशिप्स और कोर्सेज और ये सब करते हो। सेकेंड ईयर तो अब आपका प्लेसमेंट का टाइम आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इंटर्नशिप से ज्यादा आपको प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप इज नॉट नाउ गोइंग टू हेल्प यू। क्यों? क्योंकि आप रादर देन डूइंग इंटर्नशिप अगर आप सीधे जॉब पकड़ोगे तो आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने अभी अपना सेमेस्टर पूरा कर लिया और आप इंटर्नशिप में बैठ गए, तो आपकी जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद आपका कॉलेज शेयर करता होगा आपके साथ, वो आप मिस कर जाओगे, क्योंकि आप बंद जाओगे। अभी सेकेंड ईयर में बच्चे जब आ जाते हैं तो उनका जो एक फोकस होता है वो प्लेसमेंट्स के प्रति होता है। आई थिंक ये इंटर्नशिप आपको फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, बट अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हो तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो प्लेसमेंट आपको इंटर्नशिप के बेसिस पे देती है। दैट मीन्स हो सकता है कोई कंपनी आपको एज एन इंटर्न ले ले और फिर वो आपसे ये कहेगी कि आपके साथ वो 2 महीने काम करेगी और 2 महीने बाद ये डिसाइड करेगी कि आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप इस तरीके की कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा कि जो इंटर्नशिप कम प्लेसमेंट वाली अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारी कंपनीज देती हैं। आप लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हो, या फिर अपने बेसिकली प्लेसमेंट ऑफिसर से जाके मिलिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। दैट्स व्हाट आई कैन से, क्योंकि मेरे पास तो है, बट मैं ऑब्वियसली इतने जहाँ पे सारे लोग हैं ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे, अकेले आप होते तो मैं आपको ब्रीफ कर देती, बट ऑलरेडी सारे लोग हैं तो मुझे सबके हिसाब से ये क्लास थोड़ा सा कंटिन्यू करनी पड़ती है। ठीक है, सो लिंक्डइन पे जाइए, इस पे वर्क करिए, और कुछ कंपनी की एक मैं काम करती हूँ, मैं कुछ बीटेक और एमबीए की कंपनीज निकाल लूंगी एंड उनके नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जो इंटर्नशिप्स कराती हैं। ठीक है, ओके ओके। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज गो अहेड एंड आस्क। मैम मैं बीफार्म लास्ट ईयर में हूँ इस बार। हाँ, ओके। और मैम ये सोच रहा, मैं पैसा कमाने के लिए हम फार्मा इंडस्ट्री अगर जा रहे हैं तो मतलब लखनऊ से बाहर हो जा रहे हैं, तो मैम फैमिली हमारी छूटी जा रही है। अगर फैमिली को देखते तो मैम लखनऊ में हॉस्पिटल की जॉब है, तो इसके मैम सिचुएशन क्या रहेगी? हमें इंडस्ट्री जाना चाहिए या हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए? उत्कर्ष अभी आप क्या कर रहे हो इस समय कोर्स में? मैम बी फार्मा। बी फार्म कर रहे हो? देखो बी फार्म की कंपनीज है लखनऊ में, ठीक है कंपनीज जो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा प्रोफाइल दें कि जो आपको शायद पसंद ना हो, क्योंकि हम इन पे वर्किंग करते रहते हैं। तो आपने क्योंकि बी फार्म का भी मुझे बता दिया है, तो मैं बी फार्मा की भी कंपनीज निकाल लूंगी कि जो अच्छी प्रोफाइल पे लेते हो। ठीक है, आई नो कि आप फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं करते हैं, बट एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, फैमिली ना छूटे और आपको जिंदगी भर ऐसी जॉब मिले जो आपके होम टाउन में हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि होम टाउन कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा, बट इनिशियल स्टेज पे आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए डिफिकल्ट है, तो मैं कुछ कंपनीज देख लेती हूँ जो फार्मा से रिलेटेड है और यहाँ पर अच्छी जॉब देती हैं। ठीक है, तो मैं एमबीए बीटेक और फार्मेसी के लिए कंपनीज निकाल लूंगी, बट फिर उस पर वर्किंग आप लोग का काम है। मैं सिर्फ आपको नाम दे सकती हूँ, आप उस कंपनी में पर्सनली जाके अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं, ये फिर आपकी मेहनत है। ओके, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, हेलो मैम। हाँ पूछिए। मैं हमने मनीष टेक का कोर्स किया है और मैम जावा नो नो नो, वन बाय वन मैं सबसे पूछूंगी। सुन रही हो? What is happening? People maintain decency, मैं सबके क्वेश्चंस लूंगी, वरना फिर मैं चैट बॉक्स पे क्वेश्चन लूंगी, इसलिए ऐसा मत करिएगा प्लीज दोबारा मेरे साथ। ओके, वन बाय वन यू कैन आस्क क्वेश्चन, मैं सबके क्वेश्चन ले रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। पूछिए।
आई थिंक somebody was asking. हाँ, दीप्ति, दीप्ति ने हैंड रेज किया, पहले मैं दीप्ति का क्वेश्चन लूंगी। दीप्ति चलिए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पूछिए पहले क्वेश्चन। नहीं मैम, मैं डिप्लोमा मतलब कर रही हूँ, तो आप मैम क्या मुझे भी इंटर्नशिप करनी चाहिए? ऑनलाइन इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट है। कौन से ईयर में हो आप? मैम सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हो तो अभी टाइम है आपके पास। आप तो अभी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में भी जाओगे, तो आई थिंक थर्ड ईयर में आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में शायद कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं होता है, आपका कॉलेज आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स करनी जरूरी होती है, तो दीप्ति आप थर्ड ईयर में परस्यू करना, लेकिन अभी से फिर तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मींस अभी आपके पास ये अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप कंपनी शॉर्टलिस्ट करो। ठीक है, सिविल के लिए भी मैं कंपनीज निकाल लूंगी, जैसे यक्ष ने भी लिखा हुआ है कि सिविल के लिए ही इज आस्किंग, तो आप भी क्योंकि सिविल के ही हो, तो मैं सिविल की भी कंपनीज निकालूंगी। यस दीप्ति, यू वर सेइंग समथिंग। मैं सिविल से नहीं हूँ, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, गॉट इट, ओके। शायद मैं यक्ष का मैसेज देख रही थी, इसलिए मेरा ध्यान सिविल की तरफ गया। ठीक है, डोंट वरी, कंप्यूटर साइंस के लिए भी थर्ड ईयर में कंपनीज इंटर्नशिप के लिए लेती हैं बच्चे, सो आई विल वर्क ऑन इट, आई विल शेयर द नेम्स विद यू। ठीक है, डोंट वरी, बीटेक की जितनी भी ब्रांचेस हैं, मैं सबकी कम से कम 5-5 कंपनीज निकाल लूंगी, एंड आई विल टेल यू अबाउट इट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आई विल सी, जो ईशान कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स इट, ओके, ठीक है, फाइन। सो विद दिस विल रैप अप, बट मुझे सिर्फ आप देखिए, आप मुझसे सिर्फ चीजें कहते रहे कि मैम हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम ये कर देंगे, मैं सब करूंगी, बट मुझे फिर आपकी तरफ से भी वर्किंग चाहिए। मुझे सबके रेज्यूमे इस संडे तक फिनिश चाहिए, बने हुए चाहिए, और जो जो बच्चे मुझे रेज्यूमे भेजेंगे, मैं उन्हीं के साथ कंपनीज के नाम शेयर करूंगी। अब ये असाइनमेंट आपके ऊपर है, तो जितने भी बच्चे अपना रेज्यूमे संडे तक मुझे फिनिश करके दिखाएंगे, वो कैसे आपको शेयर करना, वो मैं आपको बता दूंगी आगे आने वाली क्लासेस में, बट अभी संडे तक का टाइम है आपके पास, और अभी हमारी क्लासेस बची हैं काफी सारी। ठीक है, देन ओनली आई विल गिव यू द गाइडेंस रिगार्डिंग द इंटर्नशिप। गॉट इट? यस, फाइन, ओके। आनंद पूछिए। मैम ये क्लासेस अभी कब तक चलेंगे, कितनी मतलब किस ड्यूरेशन तक? आई थिंक ये क्लासेस अभी 1 वीक की और है, क्योंकि 1 वीक हमने फिनिश कर लिया है, 1 वीक की और है क्लासेस। ठीक है मैम। सो somebody is asking, हाँ। हाँ मैम, जैसे हमें हर कंपनी के स्किल्स के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को ट्रांसफॉर्म करना होता है, तभी वो हम एटीएस से शॉर्टलिस्ट होते हैं। बट हम तो जैसे कैनवा वगैरह पे बनाएंगे अपना रिज्यूमे, फिर हम कैसे अपडेट करेंगे उससे? हमें तो दोबारा दोबारा से फिर पूरा बनाना होगा। देखिए, एक अपना ऐसा टेम्पलेट रखिए, एक बेसिक वाला टेम्पलेट रखिए, कि जब आपको तुरंत रात में चेंज करना हो तो आप कर पाए। ठीक है, बाकी अपना जो कैनवा वाला है या कोई और वेबसाइट से आपने बनाया है, तो उसको तो एज इट इज आप रखिए ही रखिए, बट एक ऐसा टेम्पलेट आपके पास होना चाहिए जिसको आप टाइम टू टाइम जब मर्जी चाहो अपडेट कर पाओ। तो वो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपना एक रेज्यूमे बना ही लीजिए, बेसिक वाला, ताकि उसमें अगर कुछ ऑन स्पॉट चेंजेस करने हो तो वो आप कर पाओ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वेबसाइट पे जल्दी आप लोग बार बार नहीं बना पाओगे, आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ओके ओके, फाइन। सो ओके, विल टेक द लास्ट क्वेश्चन। बताइए, पूछिए। क्वेश्चन। ओके, ठीक है, फाइन। सो वी विल रैप अप। अटेंडेंस का लिंक आपके पास आने वाला है, आप लोग प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। हाँ, पूछिए बेटा। मैम इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या हम लोगों को? बेटा मैंने कहा ना कि बेसिकली मेरा ये जॉब नहीं है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको आके क्लासेस देना है, बट ऑब्वियसली ये मैसेज मैं आपका टीम तक पहुंचा देती हूँ, एंड वो आपको रिप्लाई कर देंगे उसी ग्रुप पर। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपकी क्वेश्चंस डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके मैम ये सारी पीपीटी ग्रुप पे डाल दिएगा। ये पीपीटीज पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे ऊपर अथॉरिटीज हैं, तो मैं डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकती, कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं उससे रिलेटेड, तो पहले मैं पूछ लूं, परमिशन ले लूं, देन ओनली आई विल डू इट। ओके, राइट, ओके, ठीक है, देन एंजॉय योर इवनिंग एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, बाय। ओके मैम, गुड नाइट।
Bye guys.